नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सार्थक क्रिएटिव करने के इरादे नहीं होते। वे मीटिंग में देर सबेर भी आएंगे, धीरे से सुंदर चल रही मीटिंग में एक मुद्दा ऐसा निकालेंगे जो बेकार का है, वो निकालेंगे और सबका ध्यान वहां आकृष्ट करने के बाद पूरी मीटिंग का सत्यानाश करके छोड़ देंगे। ये हमारी टेंडेंसी रही है। ये ऐसे कमबख्त लोगों ने जैन समाज का बहुत नुकसान किया है। सबसे पहले तो वैसा ब्रेन बनाया जाना चाहिए, वैसे थॉट्स तैयार किए जाने चाहिए कि किस चीज पर डिस्कस करना है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति को टीम में नहीं लेना चाहिए। पैसे वाला हो इसलिए टीम में लेना ही आवश्यक नहीं होना चाहिए। जो आदमी समझदार हो, जिसकी पैनी नजर हो, बहुत जोरदार, जो डिस्कशन को और डिसीजन को अलग अलग समझ सकता हो। मालूम है, मैनेजमेंट के कोर्स में दो शब्द आते हैं, डिस्कशन और एक होता है डिसीजन। हम बहुत सारी बाबतों में डिस्कशन को ही डिसीजन मान लेते हैं और मगजमारी शुरू कर लेते हैं। डिस्कस करना अलग चीज है और डिसीजन अलग चीज है। डिस्कस किसी भी चीज पे कर सकते हैं, वो डिसीजन नहीं हो गया, इसलिए बेकार की मगजमारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके सोचना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। वहां उन 250 लोगों ने 15 साल तक मेहनत की, आज वो कहां पहुंच गए? आज अकेले भारत में उनकी 62,000 शाखाएं हैं। कितना पुराना स्थानकवासी धर्म? 450 साल पुराना। कितना पुराना तेरापंथी धर्म? 250 साल पुराना। कितना पुराना मंदिर मार्गी धर्म? हजारों साल पुराना। कितना पुराना दिगंबर धर्म? हजारों साल पुराना। कितना पुराना त्रिसूत्री का समाज ठेठ राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब से अब तक का? कितना पुराना खत्तरगढ़ ठेठ जिन कुशल सूरी जी, जिंदत सूरी जी के वहां का? इतना पुराना है आपके 62,000 उपाश्रय या 62,000 स्थानक या 62,000 तेरापंथ भवन है? बताइए, या 62,000 मंदिर हैं? नहीं है। 62,000 संस्थाएं हैं? नहीं है। उनके 62,000 संस्थाएं हैं आज इंडिया में, एक साथ में क्रियान्वित। कैसी यूनिटी, कैसी यूनिक सोच! एक साथ में 62,000 स्थान पर क्रियान्विति होती है, भले दो लोग भी वहां पर बैठे हों। पूरे भारत में 8.5 करोड़ से अधिक उनके पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो गए हैं। ब्रह्मा कुमारीज और वहां आने वाले, रोज आने वाले, वहां पैसा देने वाले कितने लोग? 8.5 करोड़ के आसपास। और जैनों की जनसंख्या कितनी? 42.5 लाख मात्र। उन्होंने पैदा नहीं किए हैं, उन्होंने दूसरों को कैप्चर किया है, खींचा है, अपने में लिया है, अपना बनाया है। तो हम क्यों नहीं बना सके? क्या बनाए? हम तो तेरापंथी स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, 3 थुई, 4 थुई, खत्तरगढ़, तप्पागढ़, ओसवाल, पोरवाल साथ में रहना नहीं चाहते। दूसरों को क्या अपना बनाएंगे? हमको तो यही दुश्मन लगते हैं। खत्तरगढ़ को लगता है कि तप्पागढ़ मेरा दुश्मन है, तप्पागढ़ को लगता है कि खत्तरगढ़ मेरा दुश्मन है। ये बातें वर्षों से चल रही है। 3 थुई को लगता है कि 4 थुई मेरी दुश्मन है और 4 थुई को लगता है कि 3 थुई मेरी दुश्मन है। ये बातें भी वर्षों से चल रही है। गुजरातियों को लगता है कि मारवाड़ी हमारे दुश्मन है और मारवाड़ियों को लगता है कि गुजराती हमारे दुश्मन है। ये भी बहुत वर्षों से चल रही है ये बातें। फिर मूर्ति पूजकों को लगता है कि अब मूर्ति पूजक हमारे दुश्मन है और अब मूर्ति पूजकों को लगता है कि मूर्ति पूजक हमारे दुश्मन है। ये बातें भी वर्षों से चल रही है। और श्वेतांबर को लगता है कि दिगंबर हमारे दुश्मन है और दिगंबर को लगता है कि श्वेतांबर हमारे दुश्मन है। ये बातें भी सदियों से चल रही है। सच कहूं, असली दुश्मनों की पहचान हम कर भी नहीं सके। हम अपने भाइयों को ही दुश्मन मान बैठे हैं। हमारे ओरिजिनल दुश्मन कौन है, हमारे शत्रु कौन है? जो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्थाएं तोड़ने में लगे हैं, हमें तहस नहस करने में लगे हैं, हमें जड़ों से उखाड़ने में लगे हैं, हमारा समाप्तिकरण करने में लगे हैं, हमें भूख पिलाने में लगे हैं। उनकी कूटनीतिक चालें हम समझ नहीं पा रहे हैं। उन दुश्मनों की खोज अब तक हम कर नहीं पाए हैं। अपने अपने भाई को दुश्मन समझना बड़ा सरल है। आप मुझे दुश्मन मानो, मैं आपको दुश्मन मानूं, ये दुश्मन इतने खतरनाक नहीं। इनको दुश्मन मानना ठीक भी नहीं। यहां एनर्जी खर्च करना मूर्खता है। असली दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए कि जो जैन धर्म के विरोध में है, जो जैनियों को पसंद नहीं करते हैं, जो जैनों की प्रगति नहीं चाहते हैं, जो अपनी अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, जो गलत तरीके से राजनीति करते हैं। ऐसे कितने ही हैं, कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितने सारे सामाजिक नेता हैं। अनशन बकते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, मजाक मस्तियां करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई बिच्छू छोड़ते रहते हैं और जैन समाज की रहे से ढांचे को हिलाते रहते हैं। हम हैं, बिखरते रहते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं कि कहां से पत्थर आ रहा है। हम एक दूसरे पे पत्थर डालकर या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके खुश होते हैं। हमारे असली दुश्मनों की सबसे पहले पहचान करनी चाहिए। जब तक आप दुश्मनों को पहचानोगे नहीं, तब तक उनको सुलाओगे कैसे? जब तक पहचानोगे नहीं, तब तक परास्त करोगे कैसे? जो दुश्मन नहीं है उनको आपने दुश्मन मान लिया है, जो दुश्मन है उनको आप दुश्मन मान ही नहीं रहे हो। तो जो प्रत्यक्ष दिखते हैं वे दुश्मन तो फिर भी परास्त किए जा सकते हैं। जो छुपे रुस्तम हैं, जो छिप करके वार कर रहे हैं, उनको कौन परास्त करेगा? जब आप पहचानते नहीं हो तो करोगे कैसे?
और जब किसी भी जाति का वर्ग बड़ा बन जाता है तब न्याय, नीति, संविधान, कानून, लोकतंत्र, प्रशासन, पुलिस, राजनेता कोई सपोर्ट में नहीं आते। सब तमाशा देखते हैं, सबको अपने हित बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। तब ये देखते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे कहेंगे हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर के जो गणेश बाग के पोस्टर्स फाड़े गए, उस बात को लेकर के कर्नाटक के एक एमपी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। इतने तुम ये हिंदी के पोस्टर फाड़ रहे हो और जैन समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अरे जहां गणेश बाग में तुम लोगों ने पोस्टर फाड़े उसके सामने ही मुसलमानों का भी एक स्थान है और वहां बोर्ड लगे हुए हैं, वो उर्दू में लगे हुए हैं। तो वहां पर आपने कन्नड़ में बोर्ड की बात क्यों नहीं की? वो पोस्टर आपने क्यों नहीं तोड़े? जाओ तो सही वहां मुसलमानों के वहां के पोस्टर फाड़ के बताओ तो मालूम पड़े। ये जैन समाज प्रतिकार नहीं करता, झगड़े नहीं करता, हथियार नहीं उठाता, इसलिए तुम इनको दबा रहे हो। उनको दबा लेते ना। जब यहां गणेश बाग का पोस्टर फाड़ रहे हो तो वो भी फाड़ सकते थे ना। वहां उर्दू में पोस्टर लगा है ना, वहां कहां कन्नड़ लिखी है? इतना सा कहा, उसमें उसका वोट बैंक हिल गया। उसके क्षेत्र के बहुत सारे साउथ इंडियन कर्नाटकी वोटर नाराज हो गए। उसको चुपचाप पीछे हट करनी पड़ी, बैकफुट पर आना पड़ा। क्योंकि राजनीति चलेगी कैसे? अगर हमारा वो सपोर्ट करेगा तो वो हार जाएगा, घर बैठ जाएगा। हम लोगों के भरोसे वो हारेगा थोड़ी, इतना थोड़ी बलिदान देगा। कोई आदमी गला थोड़ी कटवा सकता है, हमारे लिए मेहनत कर सकता है। समझ गए आप? यानी कि लोकतंत्र बड़ा अजीबोगरीब खेल है, इसे समझना चाहिए। तिरुपति बालाजी की बहुत बड़ी मात्रा में आमदनी है। तिरुपति बालाजी की करोड़ों अरबों रुपयों की आमदनी है। उसकी चेयरमैन थी इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा नारायण मूर्ति, अब तक वो थी। जैसे ही ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के आए, इन्होंने ऑर्डर जारी किया कि इनको पद से बर्खास्त किया जाता है बिना कोई कारण के, कि इनको ये शुद्ध हिंदू है इसलिए सुधा नारायण मूर्ति को पद से बर्खास्त किया जाता है, ताकि बहुत बड़ी मात्रा में तिरुपति बालाजी के पैसे भी ला करके ईसाई धर्म के प्रसार प्रचार के लिए लगाए जा सकें। देखो कैसा सत्ता आने के बाद में उपयोग होता है और सत्ता लेने के लिए कितना वोट बैंक चाहिए। यहां तक तो ठीक जेरूसलम ईसाइयों के तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए विज्ञापन भी तिरुपति बालाजी की टिकट के पीछे छपाया जाता है। तिरुपति बालाजी की टिकट है और पीछे विज्ञापन कौन सा है? चलो जेरूसलम, जीवन की शांति के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, आपको कोई तकलीफ है तो चलो जेरूसलम। अपने बैठे बैठे खाली मंदिरों में भजन गाते रहते हैं। कुसुमांजलि में लोग शांति जी नंदा सिद्ध स्वरूपी अंग पकाली हो गया कल्याण। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूं, मंदिरों का विरोधी नहीं हूं, सानक का और तेरापंथ भवन का विरोधी नहीं हूं, मैं सामायिक का प्रतिक्रमण का विरोधी नहीं हूं। इन सब में मैं बहुत करता हूं और करवाता हूं, जान लगाता हूं। लेकिन मन में यह दर्द है कि इन सब चीजों से काम पूरा नहीं होगा। बार बार पालिताना समय सिकर गिरनार संकेश्वर भगने से काम पूरा नहीं होगा। बार बार 99 ने 28 ने 8 कर लेने से आप सोचते हो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होगा। कितने भी चढ़ावे बोलो, कितने भी पालना जी सपना जी झुलाओ, ये सब भी काम पूरा होने वाला है। देखना आप, मैं 25 साल से बोल रहा हूं और अब दावे पूर्वक कहता हूं, बहुत जल्दी ही जैन समाज से चढ़ावों की प्रथा भी रोकनी पड़ेगी, बंद हो जाएगी। या फिर वो हो जाएगी तो छोटे मोटे अमाउंट में होगी, बड़े चढ़ावे बंद करने पड़ेंगे। ये पैसा आपके हाथ से सरकने वाला है। अभी तो योजना ऐसी चल रही है, इधर महाराष्ट्र में, उधर राजस्थान में, उधर बिहार में, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, कि जितने भी चैरिटी कमिश्नर के अंतर्गत जो ट्रस्ट हैं रजिस्टर्ड हिंदुओं के और जैनों के, उस हर एक ट्रस्ट में एक ट्रस्टी सरकार का नियुक्त किया जाए और 3 लोगों के सिग्नेचर से पैसों का लेन देन किया जाए। 3 में से 2 उस समाज के, 1 सरकार का आदमी। तो एक सरकार के आदमी की साइन होगी और दूसरी उन 2 में से 1 की साइन होगी। उन दोनों के संयुक्त सिग्नेचर से ही पैसों का लेन देन हो सकेगा। जब पगार भी करना हो तब भी और जब जमा खर्च भी करना हो तब भी हर बार उस सरकारी ट्रस्टी की आवश्यकता रहेगी। उसके बिना आप पत्ता भी हिला नहीं सकते।